आप नेता उप प्रतिपक्ष भी हैं, इसलिए सवाल आपसे पूछ रहा हूं मैं। जब आपको सब पता था तो आपने करोड़ रुपए क्यों बर्बाद किया है, चुनाव आयोग में हो जाने दिया? सर, आपने कहा कि लोकतंत्र में सर्वग्राही होनी चाहिए, तो विपक्ष सड़कों में है कहाँ? या महंगाई, बेरोजगारी, बिजली, पानी और पलायन से जूझ रहा है, आप लोग सड़कों में है कहाँ? आप सड़कों में कब जाते हैं? जब गांधी परिवार के कोई सदस्य को ईडी के सामने पेश होना होता है। आप विपक्ष की भूमिका में नहीं, इसलिए मैंने ये सवाल किया कि जब आप ऐसी गौण भूमिका में हैं तो क्यों आपने करोड़ रुपए बर्बाद हो जाने दिए? आप विपक्ष की भूमिका में है। मैं चंपावत चुनाव कवर किया और बीजेपी ने वहां पे चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया। बिल्कुल, मैंने खुद कवर किया, लेकिन आप लोगों ने ना तो उसका विरोध दर्ज किया। मैंने पत्रकार का उदाहरण है। सर, कांग्रेस की तो समस्या है, वो सरकार में बैठे, जब वो विपक्ष में थे तब ऐसी हरकतें कर रहे थे, पर आप में से ना तो किसने प्याज की माला पहनी, रह के आप सड़क में आए। तो सुना आपने भुवन कापड़ी जी को, क्या करें कि मैं धामी जी का आदमी हूँ। फिलहाल भुवन कापड़ी जी हैं कौन? भुवन कापड़ी जी का आज की तारीख में यह परिचय है कि उन्होंने खटीमा से उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भारी बहुमत से हराया। लेकिन उनका असली परिचय मिला बजट सत्र के दौरान, जब उन्होंने अपनी मजबूत आवाज़, अपनी दमंग आवाज़ से, एक अच्छी आवाज़ से उत्तराखंड भाजपा को ये बताने की कोशिश की कि अब कांग्रेस हारने वाली नहीं है, दबने वाली नहीं है और वो जनता की आवाज़ बनेगा। तो भुवन कापड़ी के रूप में कांग्रेस को ऐसा युवा चेहरा मिल गया है। मात्र 40 साल की उम्र का ये युवा चेहरा वास्तव में बिंदास है और व्यक्तिगत रूप से इंटरव्यू लेते समय मैं बड़ा प्रभावित हुआ उनसे। मैं उनके बारे में इतना नहीं जानता था, लेकिन इंटरव्यू करते करते मुझे ये लगा कि उत्तराखंड कांग्रेस की जो अब अगली पहचान है, भुवन कापड़ी जी होने जा रहे हैं। हालांकि यशपाल आर्य जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, पर मुझे लगता है कि भुवन कापड़ी जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाना चाहिए था। और कांग्रेस को मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस युवा चेहरा पे दांव खेला और उनको उप नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। और जब आप इंटरव्यू सुन पाएंगे, उन्होंने जिस बुलंद आवाज पे जनित मुद्दों पर बात की है, वो मुद्दों पर बात करते हुए आए और मुद्दों की बात करते हुए उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि हम महंगाई, बेरोजगारी और जो भी युवाओं के मुद्दे होंगे, उत्तराखंड के जो मुद्दे होंगे, मौलिक मुद्दे, उन पर हम हमारी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। यानी भाजपा के लिए अब मुश्किल की घड़ी आ चुकी है भुवन कापड़ी के रूप में। और कांग्रेस निश्चित रूप से, जितना भी कांग्रेस के युवा है, भुवन कापड़ी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा और भाजपा को ना कोई चलने पाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और मजबूत विपक्ष के लिए ऐसे नेता की होना बहुत आवश्यकता है। भुवन कापड़ी जी को सुनिए और उनसे प्रभावित हुए बिना आप नहीं रह पाएंगे। मैं भुवन कापड़ी जी का साधुवाद देना चाहता हूं कि बजट सत्र के दौरान उन्होंने जनित मुद्दे पर आवाज बुलंद की और अपनी पहचान छोड़ी। और भाजपा निश्चित रूप से उनकी आंखों का कांटा तो बन चुके हैं भुवन कापड़ी। सुनिए उनके शानदार इंटरव्यू को। है मेरे रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है, सुनिए। है मेरे रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। हमारे सामने मौजूद है कापड़ी जी। कापड़ी जी वो जिन्होंने उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को करारी हार दी। सबसे पहले सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सर, आपको उम्मीद थी कि आप खटीमा के इस नायक को, उत्तराखंड के इस महानायक को इतनी आसानी से हरा देंगे? देखिए, किसी हराने वाला मैं कौन होता हूँ? जितना हराना जनता का काम है। जनता जिताती है, जनता हराती है। जनता जनार्दन सर्वोपरि है। सर, हमें ये सुनने में आया कि खटीमा की हार हराने के लिए आपने बहुत गूढ़ मेहनत की थी और आपको मालूम था कि बहुजन समाज पार्टी का जो 10-12 हजार वोट है उसे अपनी तरफ खिसकाना है। तो आपने थारू वोटरों को, जो एसटी वोटर था वहां का, जो बसपा का मूल वोटर था, उसको आपने अपनी तरफ करने के लिए बहुत अच्छी चालें चली, यानी कि राजनीतिक चालें चली जो चलनी भी चाहिए। क्या वास्तव में सच्चाई है इसमें? देखिए, नंबर एक बात तो खटीमा के परिप्रेक्ष्य में लोग अलग अलग आंकड़े, अलग अलग बातें करते हैं। हमारे साथ सभी वर्ग के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, सभी संप्रदाय के लोग बराबर थे। जनजाति के लोगों का मुझे अच्छा समर्थन मिला, अनुसूचित जाति के लोगों का मुझे अच्छा समर्थन मिला, जो किसानों का मुझे बहुत अच्छा समर्थन मिला, कम्युनिटी का, माइनॉरिटी का भी अच्छा समर्थन मिला, पर्वतीय मूल के लोगों का भी अच्छा समर्थन मिला। हर जगह पे लोग खड़े थे भुवन कापड़ी बनकर और हर वर्ग का आदमी खड़ा था और जनता ने तय किया था और जनता ने जिताया। सर, ऐसा क्या कारण रहा कि, बिल्कुल मैं निष्पक्षता से बोलना चाहूंगा कि खटीमा ने मुख्यमंत्री चेहरे को हरा दिया और आप पे भरोसा किया? देखिए, ये पहली बार थोड़ी हुआ है, पहली बार नहीं हुआ। जब जनता को जिस नेता पे भरोसा नहीं होती उसे हरा देते हैं। उत्तराखंड में तो ये आम बात हो गई है। यानी कि आपने जो उत्तराखंड में आम बात हुई है उसका फायदा उठाया आपने, ये कहना चाहते हैं आप? फायदे की बात ही नहीं है।
जो आदमी जन सरोकारों के लिए काम करेगा, जिस पद पे आपको बिठाया है उसके साथ न्याय करेगा, तो जनता उसके साथ हो जाएगी। सर, चंपावत विधानसभा क्षेत्र को मैंने कवर किया, वहाँ कांग्रेस कहीं भी नहीं दिखाई दी, ना उनके अधिकारी दिखाई दिए, ना पदाधिकारी दिखाई दिए, ना कार्यकर्ता दिखाई दिए। अब यकीन नहीं करेंगे, मैं 4 दिन टनकपुर में रहा, चंपावत में रहा, मैं हर गली गली में गया, मैं ढूंढता रहा कि प्लीज कोई तो मुझे कार्यकर्ता दिखाओ ताकि उस पर आरोप ना लगे कि बीजेपी का पत्रकार है। सर, कहाँ थे आपके कार्यकर्ता? देखिए, चंपावत अगर आप गली गली घूमे रहे, आपको नहीं दिखे, तो अब मैं नहीं कह सकता। मैं खुद चंपावत रहा, मैं खुद गली गली घूमा, बहुत सारे हमारे अध्यक्ष भी घूमे, नेता प्रतिपक्ष जी घूमे, हरीश रावत जी घूमे, चंपावत के हमारे जो लोग हैं वो घूमे। अब आपको नहीं मिल पाया तो ये इत्तेफाक हो सकता है। सर, खटीमा और टनकपुर बिल्कुल बॉर्डर है। खटीमा में 7,000 की करारी हार मिलती है धामी जी को, और यहाँ सिर्फ 3,500 वोट लाती है कांग्रेस। कितना परिवर्तन क्यों? देखिए, जब सरकार बन जाती है और मुख्यमंत्री का उपचुनाव होता है तो ये पहली बार नहीं है, हमेशा ही ऐसे होता है। विजय बहुगुणा जी का चुनाव देख लीजिए, 40,000 से प्रकाश पंत जी इतना बड़ा नाम थे। यानी आपके दिमाग में पहले था ये कि ये मेरे दिमाग में नहीं, जनता के दिमाग। जब विजय बहुगुणा जी ने गढ़वाल से जाकर कुमाऊं में सितारगंज में चुनाव लड़ा, उपचुनाव, उनके सामने कुमाऊं की भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ा चेहरा प्रकाश पंत जी लड़े, 40,000 वोटों से रहे। हरीश रावत जी दिल्ली एम्स में एडमिट थे और चुनाव प्रचार में भी नहीं गए। धारचूला में उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को लंबे अंतर से रहे। खंडूरी जी जब धुआंकोट गए, भी बहुत लंबे अंतर से रहे। क्योंकि आप नेता उप प्रतिपक्ष भी हैं, इसलिए सवाल आपसे पूछ रहा हूं मैं। जब आपको सब पता था तो आपने करोड़ रुपए क्यों बर्बाद किया है, चुनाव आयोग में हो जाने दिया आपने? आप निष्पक्ष तौर पर देता ही थे, क्या दिक्कत थी? देखिए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सहभागिता हर दल ने करनी चाहिए। राजनीति का यहाँ लोकतंत्र है, सरकारें बनती हैं, जनमत से बनती हैं। आपके हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि आप, तो मुझे लगता है कि राजतंत्र के समर्थक लग रहे हैं। सर, आपने कहा कि लोकतंत्र से सहभागिता होनी चाहिए, तो विपक्ष सड़कों में है कहाँ? या महंगाई, बेरोजगारी, बिजली, पानी और पलायन से जूझ रहा है। आप तो सड़कों में है कहाँ? आप सड़कों में कब जाते हैं? जब गांधी परिवार के कोई सदस्य को ईडी के सामने पेश होना होता है। आप विपक्ष की भूमिका में नहीं, इसलिए मैंने ये सवाल किया कि जब आप ऐसी गौण भूमिका में हैं तो क्यों आपने करोड़ रुपए बर्बाद हो जाने दिए? ये तो मैं आपसे कह रहा हूं, आपने ये बात कही, आप पता नहीं कौन से पत्रकार हैं और कहां पत्रकारिता कर रहे हैं। पिछले 5 सालों में जितने जनसरोकार के मुद्दे, महंगाई के, बेरोजगारी के, सड़कों पर कांग्रेस ने उठाए, तो जो है कि वो आपको दिखाई नहीं दिए। कल विधानसभा के सत्र में हमने जो है अग्निपथ पे विरोध किया। आज हम अग्निपथ पे विरोध करके अभी आ रहे हैं घंटाघर से। और उत्तराखंड प्रदेश चयन आयोग के भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने विधानसभा में उठाया, उसका धरना दिया। हम लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आप जो है कि यहाँ आकर ये बात कह रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि आप, मैं इस मामले में आपको साधुवाद देना चाहता हूँ कि आपने, मैं पुराने 5 सालों की बात, पुराने 5 सालों में लगातार हम सड़कों में थे। 19 सीटों में क्यों सुनते हैं जहां जीतने वाले थे आप लोग? मुझे जो है, ये तो आप कह रहे जीतने वाले थे, जनता तय करती जीतना। मुझे तो लगता है कि आप जैसे पहले से तय करके आए हैं कि मैंने ये कहना है। आप मुझे ये बताइए, कांग्रेस तो 11 सीट पे थी, 11 से 19 थी, बड़ी है कांग्रेस, हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है। हम भाजपा से टोटल 5% वोट परसेंट कम है, 5%। सर, जहां आप 42 सीटों की उम्मीद कर रहे थे, अब आप सिर्फ 19 सीटों में आके खुशी जता रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि हम सीट बढ़ गए। बात खुशी है, गम की तो है ही नहीं। जब चुनाव होता है तो एक दल जीतता है, एक हारता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं कि आप क्यों हार गए। जनता को, भारतीय जनता पार्टी को सदा ही वो जीत गई, जनमत है वो तो। सर, आपने कहा विपक्ष की भूमिका में है। मैं चंपावत चुनाव कवर किया और बीजेपी ने वहां पे चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया। बिल्कुल, मैंने खुद कवर किया, लेकिन आप लोगों ने ना तो उसका विरोध दर्ज किया। मैंने हिमेश खरकवाल जी का इंटरव्यू लिया, मैंने गहतोड़ी जी का इंटरव्यू लिया, मैंने हरीश रावत जी का इंटरव्यू लिया। उससे मैंने कहा कि सर, आप करण महाराज जी का मैंने इंटरव्यू लिया। मैंने उससे बोला, सर आप लोग सड़क में क्यों नहीं उतर रहे हैं? आप धरना दीजिए, चुनाव आयोग में धरना दीजिए, आप चिट्ठी मत खेलीजिए। तो कहा विपक्ष की भूमिका में आप जो है, मुझे लगता है कि आप पत्रकारिता जो है कि ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो हमारा चौथा स्तंभ है वो सबसे कमजोर है। वो आरोप जो है विपक्ष पे लगाता है। सबसे कमजोर जो है, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता था, मीडिया, वो सबसे ज्यादा कमजोर है।
सर तभी तो सर ये वेब पोर्टल खोल के बैठे हुए हैं, आप कुछ जायज कर रहे हैं। नहीं देखिए, अब जायज जब पत्रकारिता व्यापार हो जाएगी तो सरकार का बोलेगी। मैं तो बोलता हूँ पिछली सरकार में 6 महीने में जो 1 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी ने, 100 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी ने 80 करोड़ मीडिया को, 20 करोड़ प्रचार को दिया होगा। आपकी भी कुछ हिस्सेदारी रही होगी। तो आप सर बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन नहीं वो रवि के बिंदास बोल, आपकी आरोप जायज है, कई सारे पत्रकारों ने किया होगा, रवि के बिंदास बोल उदाहरण है। आप ये कहें, अब ईमानदारी तो पत्रकारिता की, अब आपसे आज मित्रता पता चल जाएगी कितनी है। आपने अगर कल जो हमने अधीनस्थ चयन आयोग वाला मुद्दा उठाया, जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है, भ्रष्टाचार के खुले आरोप लगाए, आपके चैनल ने कितना चलाया उसे? उन बेरोजगार युवा जिनके माँ बाप, गरीब माँ बाप अपनी कड़ी मेहनत की कमाई, अपने जो है कि अपने जो इच्छाएं दबाकर पूरा शिक्षा में उनके लगा रही है, उनकी तैयारी करा रही है, और वो परीक्षा जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रही है। सर आपके जोश को देख के लग रहा है कि उत्तराखंड कांग्रेस एक नई दिशा की तरफ बढ़ रही है, यानी मैं उम्मीद करूं कि एक मजबूत विपक्ष देखने को मिलेगा। आप उस पर नहीं उठा रहे हैं। आप जो है ऊर्जा प्रदेश इस उत्तराखंड को कहते हैं, आप पत्रकारिता कर रहे हैं। हमारे प्रदेश में सरकार रोज 15 से 20 करोड़ की बिजली खरीद रही है, जिसे ऊर्जा प्रदेश कहते हैं। आप इस पर सवाल नहीं करते। 180-200 क्रेशरों को आखिरी के 3 महीने में 10 साल का रिन्यूअल मिल जाता है, आप उस पर बात नहीं करते। सरकारी खनन नीति पे बात नहीं करते। खुलेआम सब जगह जेसीबी और जो है पोकलैंड नदियों में उतरी हुई है, आप उस पर बात नहीं करते। आप अग्निपथ योजना में बात नहीं कर रहे हैं। हमारा जो है सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, जिसे सैनिक धाम कहते हैं, जिसे देवभूमि कहते हैं, जिस प्रदेश का बच्चा जन्म लेते ही देश सेवा में प्राण निछावर करने का सपना लेकर जवान होता है, आज अग्निपथ योजना आगे 4 सालों से बाहर कर दिया जाएगा। 2 साल पहले हुई भर्ती, जो लड़के लगातार वर्षों से मेहनत कर उस भर्ती में निकले थे, उन्होंने फिजिकल निकाला था, मेडिकल निकाला था और एंट्रेंस की तैयारी कर रहे थे, उसे निरस्त कर दिया। तो फरमान, आप उस पर बात नहीं करते। यानी मैं ये मानूं कि कापड़ी के रूप में उत्तराखंड कांग्रेस को ऐसा चेहरा मिल गया है जो मुद्दों पे बात करेगा और विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका को निभाने की कोशिश करेगा, जो अभी तक कांग्रेस नदारत थी। मैंने कल भी कहा कि अग्निपथ योजना का विरोध कर माननीय मुख्यमंत्री जी को सैनिक प्रदेश का और सैनिक पुत्र होने का कर्ज उतारना चाहिए, उसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। क्या संविदा में सैनिक? आप किसी पूर्व सैनिक से पूछिए, किसी अधिकारी से पूछिए, सैनिक तैयारी 5 साल में होता है सीमा पर लड़ने के लिए, और 4 साल में उसे रिटायर कर दिया जाएगा। कौन करेगा? देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस पर चर्चा कीजिए। आज ये सबसे गहन मुद्दा है। आप बताइए, एक योजना सरकार पटल लाती है और उसकी घोषणा करती है, 1 घंटे के अंदर पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाता है, और आप पत्रकारों के माध्यम से आरोप लगाते हैं कांग्रेस करा रही है। 1 घंटे में 1 घंटे में पूरे देश का युवा सड़कों पर उतर आता है। आगजनी जैसी बड़ी घटनाएं होती हैं और पुलिस जो शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं उनमें लाठीचार्ज कर रहे हैं। आप बताइए ना, उसमें तो चर्चा क्यों नहीं हो? उसमें चर्चा हो रही है। रवि के बिंदास बोल निष्पक्षता से बात को रख रहा है कि यहाँ पे मोदी सरकार यहाँ पे थोड़ा सा आत्मघाती फैसला है। आज ये पूरे देश का युवा सड़कों पर है। आप चंपा चुनाव की बात कर रहे हैं। मैंने चंपा चुनाव की बात इसलिए करी कि कांग्रेस इस समय अपनी महत्वपूर्ण भूमिका में नहीं थी। अब विनोद कापड़ी से मेरी अब बात हो रही है और एक ऐसा चेहरा मुझे आप पे एक विकास का चेहरा नजर आ रहा है, जो उत्तराखंड कांग्रेस में विपक्ष के विकास की बात अब हो रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। सर कापड़ी जी, मुझे आप खुद मानते हैं इस बात को कि पिछले 5 सालों में कांग्रेस विपक्षी भूमिका में नहीं थी? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। बिल्कुल थी। सड़क से लेकर सदन तक पुरजोर तरीके से। कहाँ? सोशल मीडिया में या मैदान में? मैदान में। कहाँ भी सर? इतने बड़े बड़े आंदोलन आप नहीं देखिए। इतने सर मैं पिछले 5 सालों से यहाँ 2 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, मुझे कोई भी कांग्रेसी नेता सड़क पे नहीं मिला और मैं थक गया कहते कहते। आप आज भी एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया, आप वहां नहीं थे, या तो आपके नेटवर्क में कुछ। हाँ, मैं आज बड़े न्यूज चैनल्स की बात कर रहे हैं जो दिखाते थे। आप अन्ना ने जब आंदोलन किया था, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी थी, हर व्यक्ति आंदोलन कर सकता था, मीडिया पे कोई दबाव नहीं था। आज लेकिन कितना दबाव मीडिया में। आप ब्लॉकर्स आए ना मैदान में सर, क्योंकि स्वाधीन पत्रकारिता है। बड़े चैनलों में कहाँ गए वो जो गले में प्याज की माला पहनकर बैठते थे, सिलेंडर लेके बैठते थे? 350 रुपये का सिलेंडर महंगा लगता था, आज 1100, 1000, 1200 पहुंच गए।
सर कांग्रेस की तो 50 रुपए पेट्रोल कांग्रेस की तो समस्या है, वो सरकार में बैठे, जब वो विपक्ष में थे तब ऐसी हरकतें कर रहे थे, पर आप में से ना तो किसी ने प्याज की माला पहनी, बिल्कुल ना सबने सिलेंडर पहनी। रह के आप सड़क में आए। सबने पहनी, मैं खुद आया, सब जगह है। इतना बड़ा सिलेंडर लेके प्रदर्शन किया यहाँ महिलाओं ने प्याज की माला पहन के, एक बार नहीं 10 बार। मीडिया एक झलकी दिखाएगा आपको रहता है। आज देश में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा है, कहीं मीडिया बोल रहा है युवाओं की बात, सरकार की उनके गाने गाता है। सर दिखा रहा है मीडिया, सर मीडिया दिखा रहा है सड़कों में आग क्या जला कह रहा है? ये युवा गलत है, ये नहीं कह रहा है देश की सुरक्षा के साथ सर खिलवाड़ युवा हो। इसलिए गलत है क्योंकि वो आग जला रहा है, ट्रेन में आग जला रहा है, विपक्ष युवा जब भारत की आजादी के लिए आंदोलन कर रहा था तब जला रहा था तो अच्छा था। आज युवा अपने अधिकारों के लिए कह रहा है। सर ये यहाँ पे आप गलत अपनी संपत्ति को जलाना, गलत ये नीति इनसे के काम खिलाफ। है। सर आप तो अरे गांधी कौन सी सर, आप संपत्ति? तो महात्मा गांधी के मैं बिल्कुल आगे मैं कह रहा हूं, उसके कौन- पथ में है, कौन- आप हिंसा आंदोलन को क्यों बढ़ावा दे बिल्कुल रहे मैं हैं? हिंसा को ले रहा हूँ। कौन सी संपत्ति? सर जिसको रेल, ट्रेन, बस, जी- जी- ट्रक सभी हमारी अपनी संपत्तियां जो हैं। इतने सालों से रेलवे को सजो के रख रहा था, जिसे बेचने का काम ये सरकार कर रही है। आप उस संपत्ति की बात कर रहे हो? मतलब आप हमारे देश की मतलब धरोहर आप ट्रेन चलाने को जायज मान रहे हैं? नाजायज मान रहा हूं। आप ऐसे नियम ला क्यों रहे हैं? आज 2 करोड़ रोजगार देने की बात भारतीय जनता पार्टी ने कही थी। एक साल में आप 25 करोड़ लोगों का रोजगार छीन लिया। 45 करोड़ लोगों ने जो है कि मन में से इच्छा खत्म कर दी रोजगार की। सर 1 लाख लोगों ने, करोड़पति व्यापारियों ने हिंदुस्तान से अपना व्यापार विदेशों में शिफ्ट कर लिया। एक आदमी जिसे कोई नहीं जानता था, एक आदमी वो दुनिया के 5वें नंबर का अमीर हो जाता है सिर्फ 8 सालों में, और प्रतिदिन कमाई में नंबर 1 हो जाता है। कहां, कैसे, क्या चमत्कार हो गया? आप क्यों नहीं हो पा रहे और कोई क्यों नहीं हो पा रहा? अगर ये बातें आप नहीं उठाएंगे, इन बातों की तरफ आप नहीं ले जाएंगे, तो युवा जब बेरोजगार हो रहा है, आपने एक उम्मीद युवा के पास जो सबसे ज्यादा भरोसा सेना पे करते थे, जिसकी तैयारी करके एक 5 साल का बच्चा अपने मन में देश सेवा की भावना को लेकर कि मैंने देश की सेवा करनी है, मैंने देश की रक्षा करनी है, मैंने देश के लिए काम करना है, मैंने अपनी मातृभूमि के लिए काम करना है, इस सपने को लेकर जवान हुआ है। अब जब आप उसकी बारी आई तो आपने कह दिया ये सब बंद। सर अग्निपथ योजना आपको बेकार लग रही है, वो कहते हैं कि 25% हम आपको पूरा करेंगे, बाकी 70% को पैसा मिल रहा है, उनको स्किल्ड डिग्री मिल रही है, अपना पैसा मिलकर रोजगार खड़ा कर सकते हैं वो लोग, बाकी तो बच्चा घर में बैठा रहेगा ना, तो कैसे इसकी आलोचना कर सकते हैं? एक चीज बताइए, जो 50,000 प्रति वर्ष रिटायर्ड होते हैं, 50,000 लगते ना, अब कितने लगेंगे? 12,500। और आप कह रहे हैं कि उन्हें पैसा मिलेगा। आप एक व्यक्ति से काम लेंगे, 30,000 सैलरी है, 9,000 रुपए आप उसका पीएफ काट रहे हैं, उतना ही जमा सरकार जब करेगी। 18,000, 4 साल का 18,000 का 8 करोड़ 64 लाख रुपए उसकी मेहनत के हैं, सरकार नहीं देगी। 8,64,000 का ब्याज लगाएंगे तो उतना ही बनेगा। वो तो आपका पैसा आपको ही दे रहे हैं। भुवन कापड़ी जी हमारे सामने मौजूद है और विकास के नाम पर वो आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस को ऐसे चेहरों की आवश्यकता है जो वास्तव में विकास के मुद्दे पर सरकार को घेरें और मूल मुद्दों की बात करें। सर एक चीज मुझे आपसे बात करनी है, मैं इंटरव्यू लेते समय प्रभावित हुआ हूं, मैं नहीं जानता था कि आप इतने शानदार वक्ता हैं और वास्तव मुद्दों की बात कर रहे हैं। क्या ये माना जाए कि आप नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं? क्या ये कापड़ी जी सड़क में उतर के, जो पुरानी कांग्रेस है जो बिल्कुल गौड़ पीछे पड़ी थी, अब एक नई कांग्रेस मिलेगी और बीजेपी की खाल उतारने के लिए तैयार बैठे रहेगी, ऐसे में मानूं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे कहूंगा कि कांग्रेस कभी भी पीछे नहीं पड़ी थी। कांग्रेस हमेशा सड़कों पर थी, चाहे वो हरीश रावत जी के नेतृत्व में हो, चाहे वो यशपाल आर्या जी के नेतृत्व में हो, फिर वो किशोर उपाध्याय जी के नेतृत्व में हो, चाहे प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में हो, चाहे गणेश गोयल जी के नेतृत्व में, चाहे करण मेहरा जी के नेतृत्व में। कांग्रेस लगातार जन सरोकारों के मुद्दे को उठाती है, विरोध प्रदर्शन करती है, जोरदार तरीके से करती है। 8 महीने पहले ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव से 8 महीने पहले शून्य पर थी और आज आपकी गुटबाजी के कारण ये पहले सीटों पर आ गए और 19 सीट पर आ गए हम। देखिए, किसी पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके को आप गुटबाजी की परिभाषा देते तो हम कुछ नहीं कह सकते। किसी पार्टी के अंदर हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, उसे अगर आप ये कहते हैं कि ये गुटबाजी है तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। भारतीय जनता पार्टी के एक मुख्यमंत्री एक फैसला करते हैं, दूसरा उसे बदल देते हैं, तीसरा आके उनके फैसले बदल देते हैं, उसको आप कहते हैं कि नहीं वो नहीं, सब एक है। और कांग्रेस का आदमी कोई सही बात भी करता है तो आप कहते हैं आपके कांग्रेस के अंदर कोई गुटबाजी नहीं, सब हम एक है।
सर यही तो बात, मैंने जब सबसे पहले रणजीत राव जी का इंटरव्यू लिया, मैंने उनसे कहा सर गुटबाजी को नकार दिया। मैंने कहा सर आपको रामनगर से टिकट नहीं मिलने जा रहा है, उन्होंने नकार दिया। कह रहे आप कौन होते हैं, मैं टिकट बांटने वाला हूँ, टिकट उन्हें नहीं मिला। अगर कोई पत्रकार आपसे कठिन सवाल कर रहा है तो आपको उस पर आरोप लगा के उस पर वास्तव में विचार करना चाहिए। हालांकि मैं से पूछ रहा है। देखिए, मैं आपसे साफ सी बात कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं आप सड़कों पर नहीं दिखे। हमने कल अग्निपथ पर वॉकआउट किया, हमने उस पर प्रेस करी, कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, आज एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया, कल हल्द्वानी में कांग्रेस का प्रदर्शन है, अध्यक्ष उपवास में बैठ रहे हैं, शाम को कैंडल लाइट है, कटिमा में प्रदर्शन हुआ। आप कह रहे हैं आप नहीं सर, मैंने आपको फिर बोला 2022 से पहले, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ। 2000 करण महार जब से कांग्रेस ने क्लेवर में आई है, मुझे खुशी है, मजबूत विपक्ष होना जरूरी है। 2017 से लेके 22 तक लगातार प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने जन सलाहकारों के मध्यों में खुलकर लड़ाई लड़ी है, खूब लड़ाई लड़ी है। एक बात तो मैं आपको बताऊं कि उस आंदोलन में प्रीतम सिंह जी का हाथ टूटा भी, उनके मसल्स हो गया था। उसके बाद वो कई, और उसी हाथ से वो सही नहीं हुआ था, 4 मूवमेंट कर दिए थे हमने। उसके कहीं आपको कहेंगे तो मैं वीडियो दे दूंगा। सर बीजेपी ने प्याज की माला पहनी, सिलेंडर लगे, बोला, ये आप भी बोल रहे हैं। यानी आपने, उन्होंने एक ऐसा उदाहरण सेट किया कि आपको उनके विपक्ष की भूमिका बतानी पड़ रही है, पर आपकी भूमिका बताने के लिए तो किसी में शब्द ही नहीं है। देखिए, हमने प्याज की माला भी पहनी, सिलेंडर भी सड़क पे लिया। तो आप उनकी माला क्यों दिखा रहे हैं, अपनी माला क्यों नहीं दिखा रहे हैं आप लोग? मालाएं हम दिखाएंगे, हम आपको मीडिया का रोल बता रहा हूं, मैं माला नहीं दिखा रहा हूं। अन्ना जी कांग्रेस की गवर्नमेंट में धरने बैठे थे, बीजेपी की सरकार में भी बैठे थे। जिस दिन उनका धरना खत्म हो रहा था, एक पत्रकार ने पूछा था कि आप जब कांग्रेस थी सत्ता में, आपने जब आंदोलन किया तो यहाँ 1000 आदमी होता था, ये सब रहते थे, आज आप अकेले, क्या कारण है? उन्होंने कहा आप हैं कारण। उन्होंने बोला जी मैं कैसे हूँ? बोले जब हम उस समय आंदोलन कर रहे थे लोगों को स्वतंत्रता थी, दबाव नहीं था मीडिया के ऊपर, तो 6000 कैमरे लगे रहते थे मेरे पंडाल में। आज एक आप पूछने आ रहे हैं, तो जब 6000 पंडाल में कैमरे लगे रहते थे, पूरा हिंदुस्तान देखता था, तो लोग जिनको लगता था शामिल होते थे। आज मीडिया पे दबाव इतना है कि आप अकेले आ रहे हैं। तो देखिए, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, हम जनसेवा के लिए राजनीति कर रहे हैं, हम एक दूसरे के पहलू हैं। आपके बगैर हम कुछ नहीं, हमारे बगैर आप कुछ नहीं। तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। क्या मैं अब ये मानूं कि भुवन कापड़ी जी जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, तो ये माना जाए कि अब कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में रहेगी, और बीजेपी को जिस तरह से बीजेपी हनन कर रही है, मानो जैसे आपके शब्दों में कहूं तो उसे करने नहीं देगी, बिल्कुल जकड़ के रखेगी, ताकि भाजपा को आपके फोटो और पोस्टर सोशल मीडिया में वायरल करने पड़े। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि कांग्रेस पहले भी विपक्ष के रूप में मजबूत थी और आज भी। अब जो है आपसे मुलाकात हुई, आपको हम सब कार्यक्रम में सूचना देंगे, तो जो है आपको लगेगा नहीं, पहले आपको, मुझे लगता है कि कोई कनेक्टिविटी की कमी रही होगी कि जो है आपको बुला नहीं पाते, मिल नहीं पाते। अगर मुझे ये पता होता कि आप चंपावत में, टनकपुर में, तो मैं आपको मिलने भी आता, आपको चाय भी पिलाता खटीमा में। सर हमें चंपावत में गए, कैलाश घटोड़ी का भी हमने तगड़ा इंटरव्यू लिया, गणेश जोशी जी को भी और केशवानंद जी की भी हमने मुंह बंद करने की कोशिश करी है, क्योंकि हमारा काम है सवाल पूछना, कड़े प्राथमिकता में है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कड़े सवाल अपने नेताओं से पूछूं। आप मेरी भी नेता है, क्योंकि आप कांग्रेस के, उत्तराखंड के कांग्रेस के हैं, तो इसलिए मेरा प्रश्न बनेगा कि मैं आपसे पूछूं कि मेरे सवाल आप क्यों नहीं उठा रहे? बिल्कुल, जो आप चाहते हैं, आपको जो ये गलतफहमियां हैं ये दूर भी होंगी। हम कार्यक्रमों में शायद नहीं बुला पाते होंगे, इसलिए आपको लगता होगा हम कार्यक्रमों में बुलवाएंगे। मैं आपका नंबर किसी से भी नोट करा दूंगा, जो भी कार्यक्रम होगा भैया आप रवि के बिंदास बोलने जरूर बुलाइए। हम जहाँ जहाँ कार्यक्रम करेंगे वहीं बताएंगे। 3 दिन से आप विधानसभा में, तो आपसे मुलाकात हुई नहीं, 4 दिन विधानसभा चली, तो विधानसभा अगर आप आते, ऐसे जोशीले पत्रकार आते, तो आपको विपक्ष के भी और सत्ता पक्ष भी पूछने का मौका मिलता। विधानसभा की कार्रवाई भी आप देखते। अगर आपने नहीं देखा तो उत्तराखंड DPR करके कुछ वेबसाइट है, आप उस विधानसभा की कार्रवाई देख सकते हैं। सर वैसे यानी आप एक सकारात्मक भूमिका में रहेंगे विपक्ष की, जो अच्छा काम करेगा उसकी तारीफ करेंगे, जो बुरे काम करेगा, बिल्कुल जो करेगा कहेंगे।